बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इनाम रमज़ान में आप नाज़रीन को खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान उरूज बीबी और मैं हूँ हसन अहमद। नाज़रीन, आज 12वां रोज़ा है और आज 23 मार्च का दिन है, पाकिस्तान के लिए अहम दिन। और आज की पूरी नशियात पाकिस्तान डे के नाम। तो सबसे पहले हम अपनी नशियात का आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान पाक से। तो हम ऐसा मौजूद हैं हाफिज़ हमदान साहब, बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस्समअ वल अब्सार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्दि व इलैहि तुहशरून। वयक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुन्तुम सादिक़ीन। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। फलम्मा रअवहु ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल्लज़ीन कफ़रू वक़ील हाज़ाल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन। कुल अरअयतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मन मअय औ रहिमना फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम। कुल हुवर्रहमानु आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फसतअलमून मन हुव फी ضलालिम मुबीन। कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम फमन यअतीकुम बिमाइन मईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी के साथ दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद है हमारी नात ख्वां अमन। बिस्मिल्लाह करें। अस्सुबहु बदा मिन तलाअतिही वल्लैलु दजा मिन वफ़रातिही कंजुल करमी मौलन निअमी हादिल उम्मीली शरीअतिही निअमत का खजीना है मौला गंजीनाए रहमत है आका हादी है तमामे उम्मत के और रहनुमा है शरीयत के। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। उंगली के इशारे पेड़ चले इजाज से पत्थर बोल उठे और चांद हुआ है
दो टुकड़े अंगुष्ठ के एक इशारे से। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। जिब्रीलु अता लैलतुल असरा वअरबु दअहा फ़ीहि दारतिही। जिब्रील आमी पैगामे खुदा लेकर आए थे शबे असरा। अल्लाह ने अर्श पे बुलवाया, कुर्बत का शरफ उनको बख्शा। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या सुभान कहना है। अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अमल आपका कि आपने अपनी बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में कलाम पेश किया। हाफिज़ हमदान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आज 12वां रोज़ा है यौम पाकिस्तान का दिन, 23 मार्च का दिन। आज की पूरी नशियात पाकिस्तान डे के हवाले से। नाज़रीन, 23 मार्च 1940 को मुसलमानों की तकदीर का फैसला हुआ। मुसलमानों ने अपनी एक सिमत के जानिब, एक इमाम के पीछे, एक कायद के पीछे होकर लब्बैक की सदाएं बुलंद की और उम्मत मुस्लिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के परचम के नीचे एक होकर सब ने बोला, बनकर रहेगा पाकिस्तान, बटकर रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। और ये मुल्क और ये आज़ाद मुमलिकत खुदादाद 7 साल बाद वजूद में आती है। 23 मार्च पाकिस्तान के लिए एक ख़ास दिन है जो कौमी इत्तेहाद और मोहब्बत का पैगाम देता है। इस दिन पर अवाम अपनी कौमियत की शान और इज़्ज़त को बुलंद करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से फ़ालियत दिखाते हैं। बिल्कुल, ये मुल्क इतनी कुर्बानियों से मिला है जितनी हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितने लोग, कितने शौदाओं का इस वतन में खून शामिल है, इस वतन की मिट्टी में खून शामिल है। और ये वतन की मिट्टी खुदा की कसम बड़ी ज़रख़ेज़ है। इस पे जान कुर्बान करने के लिए जज्बे हमारे नौजवानों के और हमारे जो सरहदों पे जवान हैं उनके बुलंद हैं। तो नाज़रीन, नशियात को आगे बढ़ाते हैं, और क्योंकि आगे जाके हमारे साथ मेहमान खुसूसी हमारे साथ शामिल होंगे, तो लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इनामे रमज़ान में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। तो नाजरीन, जो आज हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, जामिया कराची से 36 साल की वाबस्तगी रही। इसी दौरान पॉलिटिकल साइंस की चेयरपर्सन रही, कई इदारों में डायरेक्टरशिप संभाली और फिर डीन ऑफ सोशल साइंस रही। अब इस तजुर्बे की रोशनी में हर गुजरते दिन के साथ एम्स को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिशों में मशगूल है। हमारी पहली मेहमान है प्रिंसिपल ऑफ एम्स, प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत इदरीस साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब हमारे साथ हमारे जो काबिल एहतराम शख्सियत मौजूद हैं। आप एक डायनेमिक प्रोडक्ट डिज़ाइनर हैं और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में आपने बैचलर्स NCA लाहौर से किया है। आप ओवरऑल करियर में बहुत से स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन बने हैं। पिछले 3 साल से आवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट साइंस से वाबस्ता हैं। इस वक्त आप एम्स में डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन में कोऑर्डिनेटर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जनाब मोहम्मद रिजवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अब मैं तारुफ करवाना चाहती हूँ एक अहम शख्सियत सर आसिम मेहदी काज़मी का, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। He is an influential figure in the world of design and art education. A visionary, he founded Naqsh Designer in 2006. He is also a co-founder of Kagaz Ke Karname,
आपका रिसेंट वेंचर वन ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन है। करंटली ही इज सर्विंग एज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ फाउंडेशन ईयर ऑफ विजुअल डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। अस्सलाम वालेकुम। मैम, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि आज जैसे कि यौम पाकिस्तान का दिन है और आपका तो ये सब्जेक्ट भी रहा है पॉलिटिकल साइंस, और इसमें आपकी काफ़ी गहरी वाबस्तगी भी है, तहकीक भी है, तो मैम बताएं कि ये यौम पाकिस्तान का जो दिन है, इस दिन की क्या अहमियत है हमारे लिए, स्पेशली नौजवानों के लिए? सबसे पहले तमाम लोगों को यौम पाकिस्तान मुबारक हो। इस दिन की अहमियत आज और मज़ीद हो जाती है इसलिए कि ये रमज़ान के मुबारक महीने में ये दिन आया है। ये दिन तो वैसे ही हमारी ज़िंदगियों में अहम है, लेकिन बहैसियत मुसलमान रमज़ान में होने वाली हर चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है। और साथ में आज अल्लाह ताला से ये दुआ करूँगी कि मेरी आने वाली नस्लें इसी तरह इस दिन को मनाती रहें। जहाँ तक देखिए बेटे बात है यौम पाकिस्तान, इसको हम करारदाद पाकिस्तान के हवाले से भी याद करते हैं इस दिन को। सबसे पहले आप करारदाद का मतलब समझें। करारदाद क्या होती है? वो तहरीरी शक्ल में किया गया वादा, या जो एक से ज़ायद लोगों के दरमियान भी हो सकता है, वो दो लोगों के दरमियान भी हो सकता है। ये 1940 का वाक़या कोई एक दिन में रूनुमा नहीं हो गया, इसकी एक तवील तारीख़ है। ये तारीख़ 1857 की जंग आज़ादी से शुरू होती है, जब बर सग़ीर के मुसलमानों ने इस जंग को जब गदर करार दे दिया गया और उसके बाद हिंदुओं ने हाथ मिलाया अंग्रेज़ों के साथ, और मुसलमान जिन्होंने 100 साल तक बर सग़ीर पर हुक्मरानी की थी, अब उनके मसाइब के दिन शुरू हुए। और एक ऐसा वक्त हिंदुस्तान में आता है जहाँ जब मुसलमान इकनॉमिकली और उसके साथ साथ तालीमी लिहाज से इतनी पस्ती में चले जाते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त शायद एक ग्रेजुएट मौजूद था। आप इससे अंदाज़ा कर लें मुसलमान कहाँ खड़े हो गए। ऐसे में सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को इस पस्ती से, इस ज़िल्लत की ज़िंदगी से निकाला। उन्होंने बाकायदा जिद्दोजहद की और मुसलमानों के लिए लाजिम करार दिया कि वो लाजमी तौर पर तालीम हासिल करें, जदीद तालीम और अंग्रेज़ी तालीम को हासिल करें, और इसी की जिद्दोजहद उन्होंने शुरू की। इब्तिदा में उनकी कोशिशें हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए थी, लेकिन जब बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़े का वाक़या हुआ तो उसके बाद से सिर्फ उनका फोकस जो था वो मुसलमानों की तरफ हो गया। थोड़ा सा वक्त और गुजरा। 1885 में जब कांग्रेस का क़याम अमल में आता है, अब ब्रिटिश ने अपने लिए पॉलिटिकल सिनेरियो वहाँ पर तरतीब दे दिया। उसके अंदर एक जमात कायम की जाती है और सर ऑक्टोविन ह्यूम, एओ ह्यूम के नाम से पहचाने जाते हैं। इन्हें उस वक्त के वायसराय लॉर्ड डिफरेंट की बहुत ज़्यादा आशीर्वाद भी हासिल थी, उनकी इमा पर ये इदारा, ये जो कायम की गई ये जमात। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को उस वक्त सियासत से दूर रहने को तलकीन करते थे बार बार, और वो ये कहते थे कि मुसलमान सिर्फ फोकस करें अपनी तालीम के ऊपर। इसके दूसरे इजलास में, क्योंकि पहले इजलास में आटे में नमक के बराबर कांग्रेस के पहले इजलास में मुसलमान शरीक हुए, मुसलमानों को कांग्रेस की तरफ राग़िब करने के लिए सर बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि मुस्लिम सरकर्दा रहनुमा थे मुंबई के, उनको सदारत दी गई। उन्होंने सर सैयद को एक ख़त लिखा, लेकिन सर सैयद ने सख्ती के साथ उस पर इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस मेरी कौम के मफादात के मुनाफी है। सर सैयद की ये बात 1905 में, अब हम 1905 में आते हैं, बात साबित हुई जब तक़सीम बंगाल का वाक़या हुआ। बंगाल एक बड़ा सूबा था, इंतज़ामी लिहाज से मुश्किल होती थी, दूर दराज के इलाकों में जराइम थे, मुख्तलिफ वायसराय आते थे और इस्टेब्लिशमेंट को लिखते थे कि तक़सीम कर दी जाए, लेकिन ये तक़सीम 1905 में हुई। लेकिन इस तक़सीम के ऊपर लकली कुछ इस तरह हुआ कि जो मुस्लिम आज़ादी वाले इलाके थे, जो अक्सरियत वाले जो इलाके थे, मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों को जो है वो एक जगह हो गए सारे। ये चीज़ हिंदुओं को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी बंगाल में मुसलमानों के ऊपर हुक्मरानी करते रहे। इस चीज़ को उन्होंने नापसंद करार दिया और इसके ख़िलाफ़ सख्त किस्म का एजिटेशन किया, और इतना एजिटेशन किया कि कांग्रेस भी इसमें कूद गई और कांग्रेस ने इसको गाँव माता की तक़सीम के मुताबिक करार दे दिया। यानी अगर इस तक़सीम को इतना मजहबी रंग उन्होंने इसको दिया, तो लिहाजा सर सैयद की बात जो 1885 में उन्होंने की थी 1905 में आके साबित होगी। अब मुस्लिम अकाबरीन ये सोचने लगे कि हमें अपने लिए कोई रास्ता, कोई चीज़ तयन करना है। 1905 के बाद 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आ जाता है। ये सब इन्हीं चीज़ों का शाखाना था जिसने मुसलमानों को ये सोचा कि उनको अपनी अलहदा जमात बनानी है। जब 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आ गया, दरअसल ये वही मुस्लिम लीग है
जिसके साथ मिलकर कायद आज़म ने जिसकी नुमाइंदगी करके, सदारत करके मुसलमानों के लिए इस दिन को हासिल किया। 1906 के बाद जब मुस्लिम लीग बन गई, 1913 तक बज़ाहिर ये वाक़यात होते रहे। 1919 में जो था तहरीक खिलाफत का वाक़या भी हो गया। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद 1916 में, उससे पहले 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसे हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी का आखिरी वाक़या करार देते हैं। गो के कायद आज़म ने बहुत खूबसूरती से मुसलमानों का मुकदमा कांग्रेस के साथ और हिंदुओं से लड़ा। उन्होंने इस बात को साबित करने की कोशिश करी और ये बात बार बार करा दी कि मुसलमान जो है वो बड़े सगीर की एक बड़ी कौम है, और दूसरा इन्होंने ये साबित करा कि मुस्लिम लीग उसकी नुमाइंदा जमात है, क्योंकि जब आप किसी से मुआहदा करेंगे तो इसका मतलब है आप उसकी हैसियत को तस्लीम कर रहे हैं। और 1916 का लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान था, और इसके अलावा भी दीगर मफाद हासिल किए। लेकिन 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आई तो वो एक सरप्राइज था सबके लिए, हिंदू मुसलमानों के लिए, कि उसने वो तमाम चीज़ों से मुनहरिफ हो गए। जो कुछ इनके दरमियान तय था, मुआहदा था, सिर्फ उसमें हिंदुओं को प्रमोट करने की बात की गई। लिहाजा 1929 में हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो जिसे हम कायद आज़म के 14 पॉइंट कहते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन, जो हम दरअसल तहरीक पाकिस्तान की तरफ ये पहला कदम है। तमाम मुस्लिम अकाबरीन जमा हुए, मुस्लिम लीग के 2 धड़े बन गए थे। आपको पता होगा 1927 में एक सर मोहम्मद शफी जो है इसकी सरबराही कर रहे थे, दूसरी कायद आज़म थे, वो भी सब साथ जुड़ गए। और उसके बाद उन सब ने कायद आज़म को ये जिम्मेदारी दी कि वो अब बरे सगीर के मुसलमानों के मुस्तकबिल का फैसला करें। 1930 में अल्लामा इकबाल का जो खुतबा इलाहाबाद है वो बहुत मशहूर है, जिसने बरे सगीर के मुसलमानों के लिए एक खाका पेश किया, एक अलहदा वतन का, अलहदा रियासत का। और 1930 के बाद जो असल ट्रेंड, मैंने आपको ये हिस्ट्री इसलिए बता रही हूँ कि 1940 को आप समझ ही नहीं सकते अगर आप बरे सगीर की इस तारीख को नहीं देखेंगे। 1936 और 37 में होने वाले इलेक्शंस, जिसमें 11 के 11 सूबों में कांग्रेस की अक्सरियत, 2.5 साल कांग्रेस का दौरे हुक्मरानी और उसमें मुसलमानों के साथ वो मजालिम, वो जिल्लत आमेज सलूक हुआ कि 1939 में जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो कायद आज़म ने इस दिन को डे ऑफ डिलीवरेंस यानी यौम निजात के दिन के तौर पर मनाया। तो ये वो सारी हिस्ट्री है जो मुसलमान एक दिन में 1940 नहीं बन गया, एक दिन में करारदाद नहीं बन गई, एक दिन में मतन नहीं बन गया, एक दिन में लाखों लोग मिंटो पार्क में जमा नहीं हो गए। उस वक्त ना ये व्हाट्सएप होता था, ना नेट होता था, ये चीज़ें नहीं थी। ये हिस्ट्री 1857 की जंग आज़ादी से शुरू हुई है, ये नस्ल दर नस्ल चलकर यहाँ तक पहुँची है। और यहाँ तक, और ये कांग्रेस जिसने जो रवैया इख्तियार रखा, इस रवैये की निशानदेही का जो थी सर अहमद खान कर चुके थे, गो के अल्लामा इकबाल और कायद आज़म उस वक्त पैदा भी नहीं हुए। लेकिन आप ये इस चीज़ को समझिए कि ये हिस्ट्री तो वहाँ से हमारे लिए ज़िंदगी में चली आ रही है। उसके बाद 1940 में मिंटो पार्क में इजलास हो रहा था, ये 28वां सालाना इजलास था मुस्लिम लीग का। वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड यानी अंदाजे से ज़्यादा, बेशुमार गिनती नहीं कर सकते, लातादाद मुसलमान वहाँ पर जमा थे। ये इजलास 3 दिन जारी रहा है, 22, 23, 24। 23 तारीख को बाकायदा तौर पर तहरीरी शक्ल में एक करारदाद बनाई गई, जिसको मौलवी फजलुल हक ने पेश किया, चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने उसको सेकंड किया, और कायद आज़म इस इजलास की सदारत कर रहे थे। और यहाँ पर बर्रे सगीर के मुसलमानों ने अपने लिए एक अलहदा, इस करारदाद का पहला मतन, जो मैंने आपसे कहा था ना कि करारदाद का मतलब क्या होता है, एक तहरीरी शक्ल में किया गया वादा। तो मुस्लिम अकाबरीन ने, मेजॉरिटी यहाँ पे जमा थे, 25 के करीब ये लोग होंगे, और इन्होंने यहाँ पर तहरीरी शक्ल में ये वादा लिया। और ये वादा था इस तहरीक का, इस जद्दोजहद का, यानी मुसलमानों ने इसका पहला नुक्ता जो था करारदाद का, वो था अपने लिए अलहदा रियासत का क़याम। और ये ही इसीलिए हम इस दिन को जो है यौम पाकिस्तान के नाम से याद करते हैं, या 23 मार्च के नाम से याद करते हैं। वो मिंटो पार्क आज इकबाल पार्क के नाम से मशहूर है, वहाँ पे यादगार ही बनी है। और इसके बाद के जो 7 साल हैं 1940 से 47, वो दरअसल तहरीक पाकिस्तान के खालिसतन जिद्दोजहद के आज़ादी के साल है, जब मुसलमानों ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रहनुमाई में, उनकी रहबरी के अंदर और उनके साथ चल के इस मंजिल मकसूद को हासिल किया।
क्या बात है। और मैम वो जैसे कि आपने बोला ना कि व्हाट्सएप का ज़माना नहीं था और नेट नहीं था, लेकिन वो जो लोगों का जोश और जज्बा था, ईमानी जज्बा था, वो जो मिंटो पार्क में लोग जमा हुए कायद-ए-आज़म की बात पर जो लब्बैक बोला। मेरा सवाल आपसे है सर मोहम्मद, आप सर एम्स में विजुअल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेटर हैं। सर हमें ज़रा इसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिएगा। विजुअल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है बेसिकली एफिलेटेड है कराची यूनिवर्सिटी के साथ, जो कराची यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है विजुअल स्टडीज़। यानी बेसिकली एक आर्ट एंड डिज़ाइन का एक पेश ख़ैमा है यहाँ पे एम्स में, और यहाँ पे तकरीबन 3 साल से इस डिपार्टमेंट को हम रन कर रहे हैं, और मीडिया आर्ट्स और ग्राफिक डिज़ाइन हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर ये विजुअल स्टडीज़ ये जो है ये क्या चीज़ है विजुअल स्टडीज़, और इसका जो स्कोप है वो क्या कितना है यहाँ पर? ठीक है, अच्छा बेसिकली मेरा ताल्लुक कराची यूनिवर्सिटी से है और अब एम्स से भी मेरा 3 साल से ताल्लुक है। तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है विजुअल स्टडीज़ जी, जिसकी अम्ब्रेला के अंदर 7 से 8 मज़ीद फील्ड्स आती है, जिसमें कम्युनिकेशन डिज़ाइन, मीडिया आर्ट्स, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, फाइन आर्ट्स, इस्लामिक डिज़ाइन, ये सारी उसके अंदर जो है सारे शोबे जो हैं उसके अम्ब्रेला के अंदर आते हैं। सही। और जिस तरह के वर्ड डिज़ाइन हर डिसिप्लिन के साथ लगा हुआ है, तो हर फील्ड को जो डिज़ाइन लेवल के ऊपर जाके या डिज़ाइन के एस्पेक्ट से जिस तरह कवर करते हैं, तो ये डिसिप्लिन उस चीज़ को बेसिकली कवर करते हैं। यहाँ के ऊपर एम्स के अंदर हमारे पास 2 डिसिप्लिन्स हैं, इसमें कम्युनिकेशन डिज़ाइन और हमारा मीडिया डिज़ाइन। सही। तो कम्युनिकेशन डिज़ाइन इन अदर वर्ड्स यू कैन कॉल के ग्राफिक डिज़ाइन, जो आजकल सोशल मीडिया के दौर के हवाले से, पहले आज से 10 साल पहले तक तो इतनी अवेयरनेस उसकी नहीं होगी, मगर अब तो मतलब स्कूल्स के अंदर भी बच्चों को पता है, और वैसे इसकी अवेयरनेस बहुत है। सोशल मीडिया की वजह से जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके हवाले से डिफरेंट ट्यूटोरियल्स, चीज़ें, ग्राफिक के हवाले से बहुत ज़्यादा रील्स, वीडियो सब कुछ मौजूद होते हैं। ग्राफिक्स में आप अगर बहुत लिटरल देखें, चीज़ें समझें, जिस तरह आपकी ब्रांडिंग होती है, चीज़ों की कैंपेन्स होती हैं, कमर्शियल्स होते हैं, फिर आपके डिज़ाइन होते हैं, कैटलॉग, स्टेशनरी, लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह, ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें जो है ये ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर इंक्लूड होती हैं। इसी तरह इसके साथ साथ जो मीडिया आपकी स्टडीज़ हैं उसके अंदर आपकी फिल्म मेकिंग के हवाले से जितने कोर्सेज हैं, आप डॉक्यूमेंट्री जो आप लोग बनाते हैं सारी चीज़ें, तो उस हवाले से कंटेंट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, साउंड के हवाले से कोर्सेज हैं आपके, कि आप किस तरह डील करते हैं डिफरेंट चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर कवर होती हैं। अब जहाँ तक रह गई स्कोप की बात, तो स्कोप तो आप देखें हर फील्ड का होता है, उसमें बात ये कि इंसान पर्टिकुलरली इंडिविजुअली उसमें कितनी मेहनत करके और किस हद तक उसको आगे लेके जाता है। हाँ, इन 2 फील्ड्स के हवाले से अच्छी बात ये है कि अब आपकी करंट सिनेरियो में, एरा के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ गई है कि आफ्टर कोविड जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हुई है, क्योंकि बिफोर कोविड हम लोग ऑनलाइन बिजनेस पे या चीज़ों पे उस तरह ट्रस्ट नहीं करते। हमारा मुल्क, हाँ हमारा मुल्क बिल्कुल। तो मगर आफ्टर कोविड जब आप मजबूर हो गए, जब आइसोलेशन के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मजबूरन करनी पड़ी, मगर वो एक तरीके से पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ। हाँ, कि वो उसके अंदर हमने बहुत सारी नई चीज़ें एक्सपीरियंस की, जिसमें सबसे ज़्यादा ये जो ई-कॉमर्स बिजनेस है इसने बहुत फ्लरिश किया, और उसके अंदर जो ये हमारी कम्युनिकेशन डिज़ाइन की फील्ड है इसका बहुत गहरा ताल्लुक है इससे, क्योंकि जब तक किसी प्रोडक्ट की फोटोग्राफी अच्छी नहीं होगी, उसकी इमेज अच्छी नहीं होगी, उसका एक फेस अच्छा नहीं बनाया जाएगा, उसका कमर्शियल अच्छा नहीं होगा, तो वो अच्छा बिजनेस नहीं कर सकता। तो वहाँ के ये उस हवाले से तो इस चीज़ ने बहुत, इस फील्ड ने बड़ा बूस्ट इसको मिला कि इसका काम बहुत बड़ा यहाँ के ऊपर। फिर कोविड के बाद एक और चीज़ हुई कि इंटरनेशनली चीज़ों के साथ बड़ा कनेक्ट हो गए, क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज होते थे, चीज़ें पहले भी होती थी, मगर आफ्टर कोविड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई। तो अब इंटरनेशनली अपॉर्चुनिटीज़ के पाकिस्तान में बैठ के हम ग्राफिक्स का डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम कर सकते हैं, जिसके अंदर अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर, ये बहुत सारे इस तरह के और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर बच्चे यहाँ से पाकिस्तान में सीख के काम और इंटरनेशनली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, और पाकिस्तान के लिए जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं डॉलर्स। बिल्कुल। और असद साहब कि कोविड में जिसने आपने जिक्र किया कि कितने सारे बच्चों ने इस फील्ड में दाखिल हुआ और नाम अपना कमा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि देखें
अच्छी बात क्या है कि जब आप इंटरनेशनली कनेक्ट करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू पाक रुपीस में अर्न करना और डॉलर्स में अर्न वो दोनों वो अलग दो बात बहुत वो अलग बात बिल्कुल है। ऐसे ही। और ये कि अब हमारे बच्चे माशाल्लाह से बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और केपेबल है अल्हम्दुलिल्लाह और कर रहे हैं और बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत अच्छी बात है। ये सवाल मेरा आपसे प्रोफेसर डॉक्टर साहिबा कि अभी हाल ही में एम्स का विजुअल डिपार्टमेंट के तालिब इल्मों को लेकर सैप्स यूनिवर्सिटी भिट शाह और हाला का विज़िट हुआ था, तो इसके बारे में बताइएगा कि क्या मकसद था इस विज़िट का और हमें इसका दिन आप कैसे मनाना चाहिए। देखिए, आवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट साइंस इस इदारे का बुनियादी मकसद है कि हम अपने बच्चों को उनके मुस्तकबिल में उनके अमली मैदान के लिए तैयार करते हैं। और हमारा ये मानना है कि क्लासरूम्स तो बच्चों के लिए अहम होते हैं, दरअसल वो एक लेबॉर्ट्री की तरह होते हैं जहाँ वो प्रैक्टिकल करते हैं इन चीज़ों का, और इसको फिर अप्लाई किस तरह करना है उसके लिए हम समझते हैं कि उन्हें हमें फील्ड वर्क कराना चाहिए और मुख्तलिफ चीज़ों को उनको दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि उससे उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो और उससे वो बहुत सारी चीज़ें हासिल करते हैं। इस तरह के मुतालियाती दौरे जो हैं वो हम समझते हैं कि इनकी तालीमी सरगर्मियों का लाजमी जुज़ होना चाहिए। बात सिर्फ जो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि ग्राफिक में या विजुअल कम्युनिकेशन में या विजुअल स्टडीज़ के अंदर हम अपने बच्चों को प्रैक्टिकल करा रहे हैं, हम उनके लिए मुताले दौरा करा रहे हैं, सिर्फ इस एक फील्ड पे नहीं, हम अपने जो दूसरे डिसिप्लिन यहाँ पढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ मैथ्स कम्युनिकेशन, उसमें हम सिर्फ क्लासरूम्स की हद तक बच्चों को नहीं करते, हम प्रैक्टिकल जर्नलिज्म मानते हैं। और शायद ये एम्स टीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन चल रही है, ये हमारे उस बात की सच्चाई है या उसका सबूत है कि हमारे बच्चे जो हैं, ये मैथ्स के बच्चे किस तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर रहे हैं, किस तरह से अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, किस तरह इस प्रोग्राम को बना रहे हैं। ये प्रोग्राम उन्होंने अपने उस्तादों की सरबराही में, उनकी रहनुमाई में खालिसतन तौर पर इसको उन्होंने पूरा जो है डिज़ाइन किया है और इसको वो पेश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। सर, आप तो उसमें माशाल्लाह आपका जो पूरा डिपार्टमेंट आप गए हुए थे उसकी सरपरस्ती आप अपने डिपार्टमेंट की कर रहे थे, तो आप बताएं आपका वो तजुर्बा कैसा रहा भिट शाह और हल का और सब्ज़ यूनिवर्सिटी जो थी, उसमें आप लोगों का जो सीखने को क्या मिला, आपके बच्चों को सीखने को क्या मिला? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हमें 3 साल हुए हैं इस जगह को रन करते हुए जी। और जैसा कि मैडम ने चीज़ के ऊपर बहुत ज़ोर दिया कि आप क्लासरूम में नहीं, आप बाहर फील्ड में सीखते हैं आप। तो हमारा जो मकसद था अपने बच्चों को लेके जाने का वो यही था कि आप अपना फील्ड सर्वे कराएं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है जैसे काशीकारी या पॉटरी मेकिंग और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हाला की मशहूर हैं, यानी अजरक जैसे बन रही है वहाँ पे, बैंगल्स बन रही हैं शीशे की, तो ये चीज़ें जो हैं वहाँ पे मशहूर हैं। और हम इन टेक्निक्स को दिखाने के लिए, इस कल्चर को, इस आर्ट को दिखाने के लिए अपने बच्चों को वहाँ लेके गए। और जिसको कहते हैं आपके, जैसे कि ये डिपार्टमेंट ही खुद विजुअल कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है, तो आपने बच्चे की विजुअल लाइब्रेरी बढ़ानी होती है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस चीज़ को प्लान आउट किया था। और जो टेक्निक्स थी कि वहाँ पे वो अपना विजुअली उस चीज़ को देखें भी, जो टेक्निक्स वहाँ पे हो रही हैं उसको अडॉप्ट करें, क्योंकि ज़ाहिर है हम यहाँ पे क्ले का कोर्स है जो पढ़ा रहे होते हैं, तो वो वहाँ पे एक बहुत अहमियत का हामिल है, तो वो उन्होंने वहाँ पे देखा और उसको यहाँ पे वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। सर मोहम्मद, मेरा आपसे ये सवाल है कि कोई भी बच्चा जो है वो एम्स को ही क्यों मीडिया ग्राफिक्स और डिज़ाइनिंग के लिए चूज़ करे? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 साल हो गए हैं एम्स को रन करते हुए मीडिया आर्ट्स और ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर, और ये वो इदारा है जो विजुअल स्टडीज़ से एफिलेटेड है कराची यूनिवर्सिटी से। जी। और 2 अहम चीज़ें हैं यहाँ पे, यानी जो कोई बच्चा पढ़ रहा होता है वो ये देखता है कि आपकी डिग्री कितनी वैल्यूएबल है। तो जो एम्स इस वक्त आपको डिग्री दे रहा है वो कराची यूनिवर्सिटी की दे रहा है, विजुअल स्टडीज़ डिपार्टमेंट की दे रहा है। दूसरा, एक बच्चा कोई भी जो इस स्टडी को पढ़ रहा है वो ये देखता है कि आपकी जो फैकल्टी है वो कैसी है। तो इस वक्त जो फैकल्टी यहाँ पे हमें यहाँ पढ़ा रही है वो मैं ये कह सकता हूँ कि बेस्ट फैकल्टी है। क्यों? क्योंकि वो खुद कराची यूनिवर्सिटी से भी एफिलेटेड है पढ़ाने में, और वो हमारे पास यहाँ पे पढ़ा रही है। यानी हर बंदा जो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है वो यहाँ पढ़ा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है। तो ये 2 अहम चीज़ें हैं किसी भी इदारे को अच्छा बनाने के लिए कि आपकी फैकल्टी और आपकी डिग्री की वैल्यू, वो दोनों चीज़ें एम्स में हैं। सही। सर, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं कि लोग बच्चे जो हैं वो आवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट साइंसेस को क्यों पसंद करें विजुअल डिपार्टमेंट के लिए या दीगर डिपार्टमेंट्स के लिए? क्योंकि आपने ओवरऑल पूरी आपने इंस्टीट्यूट हमारा विजिट किया, देखा है और पढ़ा भी था। अच्छा, आवाज़ इंस्टीट्यूट के हवाले से एक जो अच्छी बात, क्योंकि मेरा जो पर्सनल टीचिंग एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट जगहों का रहा है। मैंने एरिना मल्टीमीडिया में भी काफ़ी साल पढ़ा है, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स के अंदर।
और एक दो और जगहों के ऊपर डिफरेंट मैंने पढ़ा है। तो जो मैंने आवाज़ के हवाले से एक्सपीरियंस किए पर्सनली, क्योंकि मैं 2 साल से खुद मुंसलिक हूँ यहाँ पे, तो फैसिलिटीज़ वाइज, डिसिप्लिन वाइज जो है वो बहुत बहुत अच्छी इन्होंने मैनेजमेंट ने जो है काम किए हुए हैं यहाँ के ऊपर। बच्चों के हवाले से जिस तरह फैकल्टी का भी मेंशन किया कि ओवरऑल फैकल्टी जो है वो बहुत अच्छी है। और फिर जो ख़ासकर कम्युनिकेशन डिज़ाइनिंग, मीडिया के हवाले से जो भी आपके यहाँ के ऊपर इक्विपमेंट्स जो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, आपके पास आउटडोर स्टूडियोज़ हों, इंडोर स्टूडियोज़ हों, फिर आपके पास कैमरे, लाइट्स और डिफरेंट जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड की गई हैं, और जिससे बच्चे को सीखने में जो है वो बहुत हेल्प मिलती है और अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। सही, यही सवाल मेरा आपसे मैम कि बच्चे क्यों इस आवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट साइंस को पसंद करें कि वो इधर आके एडमिशन अपना लें? देखिए, हमने आपको बताया इब्तिदा में कि हमारा ये मानना है कि बच्चे जो होते हैं वो हमारे पास आते हैं एक मुख्तसर अरसे के लिए, वक्त के लिए, जब उन्हें आने वाली उनकी आइंदा ज़िंदगी या उनके फ्यूचर के लिए हम इन्हें प्रिपेयर करते हैं, और इसमें हम बहुत ईमानदारी के साथ अपने बच्चों के साथ करते हैं। हमारा ये एजेंडा है, आप समझ लीजिए, कि बेहतरीन उस्ताद उन्हें हम फराहम करते हैं, बेहतरीन सहूलियात हम उन्हें फराहम करते हैं, हम अपने डिसिप्लिन को लाजमी तौर पर मेंटेन रखते हैं, और इसके अलावा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है वो भी हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। और एक तालिब इल्म को अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए यही तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं, और वो तीनों चीज़ें एम्स जो है वो फराहम कर रहा है। तो मैं समझती हूँ कि लोगों को हमारे इदारे का लाजमी तौर पर इस इदारे को ज्वाइन करना चाहिए, और यहाँ के जो बेहतरीन उस्ताद है, यानी हमने पूरा एक गुलदस्ता बनाया हुआ है ऐसे में बेहतरीन असाज़ा को जमा करके, और जो कि इनको बेहतर तौर पे पढ़ाते हैं। और मैंने जैसे आपने इब्तिदा में सवाल किया था कि हम किस लिए जो थे वो बच्चों को इस मुतालियाती दौरे पे ले गए थे, हम दरअसल बच्चों को ये बताना चाहते थे कि ये जो मुल्क है ये बड़ा ज़रख़ेज़ है ना, ज़रा नम हो ये मट्टी पड़ी ना, तो ये हम उनको दिखाना चाहते थे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर ये टैलेंट किस तरह बिखरा हुआ है, और फिर इनकी इस पढ़ाई के लिहाज से, जैसे अभी आपको दोनों असातिज़ा कराम ने बताया कि कुछ चीज़ों के अंदर जो है हाला मशहूर है, बिट शाह में क्या ख़ास चीज़ उन्होंने देखी है। फिर सबसे बड़ी बात, इस नई यूनिवर्सिटी में, इस यूनिवर्सिटी में हम अपने बच्चों को ले गए, और आपको एक अच्छी बात बताएं कि यहाँ हम इनके साथ इंशाअल्लाह ताला जल्द एक MOU भी साइन करने जा रहे हैं, और ताकि हमारे बच्चे मज़ीद और बेहतर फैसिलिटी हासिल कर सकें। उनके साथ हमारे पास एक इब्तिदाई तौर पे जो हमारी मीटिंग्स थी वो चीज़ें हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम इसको एक फाइनल पोजीशन की तरफ ले जाएंगे। तो हम दिनों रात इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि हम अपने बच्चों को एक बेहतर से बेहतर जो है वो माहौल, एकेडमिक माहौल फराहम करें और सहूलियात दें। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी आपने खुशखबरी दी है एम्स के बच्चों को भी, और जो मुस्तकबिल में आने वाले बच्चे उन लोगों के लिए। और मैं नाज़िन, मैं ये बात करूँ तो ये मैं शायद ये बात गलत नहीं कह सकता कि आवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट साइंस अपने बच्चों को मौका देता है कि वो उभर के अपना टैलेंट सामने लेके आए। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कहा सर। आखिरी सवाल है कि बस पाकिस्तान के हवाले से, यौम पाकिस्तान का आज दिन है, तो इस हवाले से नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? नौजवानों के लिए मेरा बहुत सिंपल पैगाम है, और वो यही है कि आप जिस फील्ड में भी काम करें, फोकस होके काम करें, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर मेहनत करें, और ये मत सोचें कि आपके सामने हर्डल्स क्या आ रहे हैं, या आपका कंपटीटर आपके साथ किस तरह बिहेव कर रहा है, या क्या मुश्किलात आएंगी। आप फोकस रहें, मेहनत करते रहें, हर्डल्स आएंगे वो हटते चले जाएंगे, आपकी मेहनत के आगे वो सब जो है वो रेज़ा रेज़ा हो सकते हैं, मगर आपका फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ वालिदैन की रज़ामंदी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उनकी दुआएं साथ होंगी तो इंशाल्लाह सक्सेस आपके कदम चुनेंगे। बिल्कुल ऐसा। सर मोहम्मद, ये सवाल मेरा आपसे है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी स्पेशल नशरियात है कि सेलिब्रेटिंग पाकिस्तान डे, तो हमें बताइए कि पाकिस्तान के कल्चर को ये फील्ड किस तरीके से प्रमोट और प्रिजर्व करती है? ये फील्ड बहुत अहम किरदार अदा कर रही है पाकिस्तान के कल्चर को प्रिजर्व और प्रमोट करने में। यानी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हुंजा के अंदर एक म्यूज़िक की टाइप है जो एक्सटिंक्ट होती जा रही थी, तो कुछ इसी फील्ड के स्टूडेंट्स ने
उसके ऊपर काम किया और उस म्यूज़िक टाइप को वापस से रिवाइव करने की कोशिश करी। सही है। और इसी तरह यहाँ पे जितने मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ कराची में एक जगह मौजूद है जिसको हम पीतल गली कहते हैं, जी। जो ये बिल्कुल। डे बाय डे जो है वो ख़त्म होती जा रही है। लेकिन यही वो स्टूडेंट्स हैं, यही वो असातिज़ा हैं जो इन सब चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे साथ चलती रहें, रिवाइव होती रहें। यानी ये पीतल गली, ये वो गली है जिसका सामान पूरी दुनिया में पाकिस्तान के नाम से जाता है। तो और ये जैसे अभी हम जिस ट्रिप की बात कर रहे थे, जो पॉटरी के ऊपर या हाला के ऊपर जो बात की जा रही थी, जिस अजरक की या जिस काशीकारी की, ये पूरा यानी ये सारी टेक्निक्स हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं ताकि वही वाली चीज़ है कि ये एक दूसरे से ना एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ये जाती जाए चीज़, यानी ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए, ये ख़त्म ना हो जाए। तो ये वो चीज़ है, ये वो किरदार है जो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे असातिज़ा और हमारे इदारे जो है इस कल्चर के लिए, इस हेरिटेज के लिए काम कर रहे हैं। बीज लगा रहे हैं कि ये दरख्त की शक्ल इख्तियार करेगा। बिल्कुल। मैम, आप यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं 2 हवालों से पैगाम देना चाहूँगी। एक तो मैंने आपसे कहा 23 मार्च है, यौम पाकिस्तान है। इस दिन की अहमियत बहुत बढ़ जाएगी अगर आप फ़लस्तीन को इस वक्त देख रहे हैं। आप देखिए, उसको महसूस कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये दिन कितना अहम था। ये करारदाद हमारी ज़िंदगी में कितनी अहम थी। ये करारदाद नहीं होती तो पाकिस्तान नहीं होता, वो जिद्दोजहद नहीं होती। और हमारे बुज़ुर्गों ने इसी तरह, लोगों ने अपनी नस्लों की कुर्बानियाँ दी। आज मीडिया का दौर है, हम सब कुछ लाइव देख रहे हैं, उस तकलीफ़ को फ़लस्तीन की महसूस कर रहे हैं। उस वक्त बहुत महीनों में जाके खबरें बाहर निकलती थी। इसी तरह ट्रेनें कटी हुई लाशों के साथ पाकिस्तान पहुंची थी। लोगों ने इतनी ही तकलीफ उठाई थी, अपने ऐशो इशरत को और अपनी बेहतरीन ज़िंदगी को छोड़ के आए थे। तो कदर कीजिए इस मुल्क की, इस पाकिस्तान की। उसके साथ साथ मेरा दूसरा पैगाम ये है कि मेहनत, ईमानदारी को अपनी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बनाइए। ये दोनों चीज़ें आपको आपके मुस्तक़बिल में आपकी बेहतरीन जो है तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाएंगी। और तीसरी अहम चीज़ को हमेशा अपने साथ रखिए, आप साहिब ईमान के साथ साथ साहिब यकीन बनिए, क्योंकि आप जब साहिब यकीन होंगे तो आपको पता होगा कि आपने अपने लिए सही फैसला किया है, सही इदारे को चुना है, आप सही सिमत की तरफ जा रहे हैं। ये जो हर्डल्स हैं ये वक्ती तौर पर होती हैं, ये मुश्किलात वक्ती तौर पर होती हैं, और मुझे इससे लड़ना है, जिद्दोजहद करनी है और अपने लिए एक बेहतर मुकाम इस माशरे में हासिल है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया आप आपका लोगों का। प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत साहिबा। आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला। और नाज़रीन, जिस तरीके से मैम ने बताया और तमाम जो असातिज़ा यहाँ पे मौजूद हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और इस मुल्क के लिए कितना अपना हम नाम कमा सकते हैं। और ये वक्त है कि अगर आज हम नौजवान ये सोच लें कि हमें, अगर ये हम थाम लें कि हम इस मुल्क का नाम रोशन करना, तो बेशक कामयाबी तो हमारे कदम चूमेगी, उल्टा हमारे जो मुल्क है उसका नाम भी पूरी दुनिया में रोशन होगा। हमारी नशियात जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का। इनाम रमज़ान में एक बार फिर आपको खुशामदीद। नाज़रीन, नशियात को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमारे साथ शामिल हुए आवास इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट साइंसेज के विजुअल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के तलबा व तालिबात। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हबीब, इफ्रा एंड फिज़ा। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मोहम्मद हबीब, मेरा आपसे सवाल है कि आपका एम्स का सफ़र कैसा जा रहा है? अब तक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, चीज़ें वगैरह भी अच्छी हैं, मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छी है, हमारा जो है वर्किंग वगैरह भी, टीचर्स भी हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, और मटेरियल वगैरह भी हमें जो है इजीली गाइड कर देते हैं कि किस तरह से हमें यूज़ करना है, किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है, और बाकी सारी प्रोसीजर हमें वो गाइड करते हैं। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा प्रोजेक्ट्स आपने देखे ही होंगे, जो हमारे प्रोजेक्ट्स बने हैं, और वो सारी जो है हमारी टीचर्स ने हम लोगों को गाइड किया, कुछ हम लोगों ने अपने स्किल्स इस्तेमाल किए और उनको जो है हमने प्रेजेंट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। अभी आप 4 साल बाद अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपना मुस्तकबिल आप कहाँ पे देख रहे हैं? आपका जो गोल्स एम्स है? मेरा ये है कि इंशाल्लाह यहाँ से 4 साल मुकम्मल करने के बाद एक जैसे प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर मेरा है, एक माइंड है कि मैं किसी अच्छी फर्म में जाके अप्लाई करूँ और वहाँ पे अच्छी पोस्ट पे
जो है मैं अपनी जॉब लगे मेरी, और जो है आगे मैं अपना वर्किंग करूं और फिर उनको यहाँ अपने इंस्टीट्यूट को जो है प्रेजेंट करूं कि मैंने ये वहाँ से सीखा है और मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से की है। इसी से अपने स्किल्स को जो है आगे फॉरवर्ड करूँगा। सही। मोहम्मद हबीब, मेरा आपसे सवाल है कि आपका अभी रिसेंटली एजुकेशन ट्रिप हुआ है, तो वो आपका कैसा रहा? हमारा जो है अभी हालां का ट्रिप हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर रहा। उसमें हमारे टीचर्स ने हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट किया ट्रैवल के हिसाब से भी, और जो है जो हमारी प्लेसेस थी, हालांकि जैसे हम यूनिवर्सिटी में गए थे, उसके बाद हम पोट्री वर्क देखने के लिए गए थे, उसके बाद हम बिच्छा के मज़ार पे गए थे। ये तीनों प्लेसेस में हमारे टीचर्स ने हम लोगों को बहुत अच्छे से गाइड किया, उन्होंने हमारी हेल्प की, और जो है उन्होंने फूड वगैरह का भी प्रॉपर जो है हम लोग को गाइड किया था कि भाई हाँ आपने ड्राई चीज़ें लेके जानी है, क्योंकि ट्रैवल है, काफ़ी लॉन्ग ट्रैवल है, इस तरह की चीज़ों पर उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया था, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी। और हमने जो हमारा एक्सपीरियंस रहा यूनिवर्सिटी में, हमने वहाँ पे गैलरीज विज़िट की, आर्ट गैलरीज थी, पेंट गैलरीज थी, स्केचिंग गैलरीज थी, और वहाँ पे हमने पोट्री वर्क भी वहाँ पे जो स्टूडेंट्स ने किया हुआ था वो देखा। उनको देख के हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिली कि हम ये चीज़ अपने डिज़ाइंस में ला सकते हैं, क्योंकि ऐसी बात है वो सीनियर्स थे और हम जूनियर्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, तो हमने उनसे काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी उनका काम हमें अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम पोट्री वर्क के लिए गए थे, तो पोट्री वर्क के लिए वहाँ पे जो व्हील पे प्रॉपर जो एक पोट्री बनाई जाती है, वासेस बनाए जाते हैं, चीज़ें बनाई जाती हैं, वो हमें दिखा रहे थे कि ये इस तरह से बनता है, और फिर हमने उनको अपने हाथ से एक्सपीरियंस किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। हमने वो चीज़ बनाई और वो चीज़ हमने वहाँ पे उनको कहा कि भाई ये आप अपने पास सेव रखें, कि हम लेके तो आ नहीं सकते थे, हमने कहा ये सेव रखिएगा। चिड़िया बनाई थी, पिक्चर्स वगैरह बनाई, चिड़िया बनाई थी हमने, वहाँ पे बाउल बनाए छोटे से, इस तरह की चीज़ें बनाई, और वहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। हमें ब्लू पोट्री के जो मैजिकल कलर्स हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से मिली, और उसमें उन्होंने हमें बताया कि भाई देखें, अगर हम कोबाल्ट का पेंट हम करते हैं, जैसे हमने ट्रेसिंग करी है, फ्लावर पैटर्न बना रहे हैं, उसकी ट्रेसिंग पे हमने कोबाल्ट पेंट अगर हमने यूज़ किया है, उसके ऊपर अगर हम कॉपर का इस्तेमाल करेंगे, अगर हमारा कॉपर मिक्स भी हो जाता है, हम उसको जब कुकिंग मेथड पे जब वो जाएगा, तो वो कुकिंग मेथड में कॉपर और कोबाल्ट दोनों अलग हो जाएगा। वो एक प्रोसीजर बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत ज़्यादा टेक्निक वाला लगा, और काफ़ी मज़ा आया उस चीज़ को देखने में और सीखने में। उसके बाद फिर हम बिच्छा के मज़ार गए थे। बिच्छा के मज़ार में हमने वहाँ पे जो वॉल पे डिज़ाइंस बने हुए हैं, आर्किटेक्चर डिज़ाइंस बने हुए हैं, कैलीग्राफी हुई हुई है, वो चीज़ों की पिक्चर्स कलेक्ट की, वो सारी चीज़ें हमने देखी। वहाँ पर जो है प्रॉपर हमने उनकी मज़ार की विज़िट किया है हमने, और जो चीज़ें हम लोगों को टीचर्स ने गाइड की थी कि भाई आपने इन चीज़ों से सेफ़ रहना है, तो हमने उन चीज़ों को भी फॉलो किया अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ने नमाज़ भी पढ़ी, क्योंकि नमाज़ का टाइम हो गया था, असर की नमाज़ का, तो हम लोगों ने वहाँ नमाज़ भी अदा की थी। बिल्कुल। और उसमें आपको मतलब जो सीखने को सबसे ज़्यादा और कुछ चीज़ पसंद आई, जैसा हाला आप गए, बिच्छा गए, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको काफ़ी अट्रैक्ट की, पसंद आई? हमें जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की बिच्छा के अंदर, वहाँ पे जो उनकी डिज़ाइंस बने हुए हैं वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छे तरीके से नक्काशी की हुई है, और कैलीग्राफी भी। हिस्ट्री वहाँ पे बोर्ड्स वगैरह लगे हुए थे, कुछ हिस्सा हमने रीड किया, जो हम, क्योंकि जैसे पता है टाइम शॉर्ट हो जाता है, ट्रिप पे जाते हैं, लंबा होता है अच्छा खासा, तो फिर ये कि हमने उसमें पिक्चर्स वगैरह कलेक्ट कर ली थी कि इनकेस अगर हमें कोई नोट्स वगैरह के लिए या असाइनमेंट के लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम वो डिटेल्स उसमें पुट ऑन करेंगे। क्या हाल है आपका इफ्रा? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे जा रहे हैं आपके रोज़? बहुत अच्छे। और आपका फर्स्ट रमज़ान एम्स में कैसा गुजर रहा है? थोड़ा सा मुश्किल गुजर रहा है, क्योंकि हमें जो है वो इस तरह के काम करने की ऑब्वियसली आदत है नहीं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग काम है। जो कोर्स अभी हमारा स्टार्ट हुआ है मटेरियल प्रोसेस का, तो उसमें जितने भी असाइनमेंट्स हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ऐसा होता है कि टाइम गुजरते हुए पता नहीं चलता कि हम वुड वर्क कर रहे हैं, हम मास्क बना रहे हैं, हम 3D शेप्स क्रिएट कर रहे हैं, और जो हमने अपने वो बनाए हुए हैं पैकेजिंग के जितने भी हमारे ग्रुप प्रोजेक्ट्स हुए, उसमें बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत अच्छे से रमज़ान भी गुजर रहा है। मतलब सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं यहाँ से। आवाज़ इंस्टीट्यूट में आने का मकसद क्या था, और इस स्पेशली ये वाली फील्ड को, या बचपन से आपका पैशन का गोल था? मैं बचपन से जो है वो स्केचिंग की बहुत शौकीन रही हूँ, ड्राइंग और स्केचिंग, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें मैं करती भी आ रही हूँ बचपन से। और फिर जब मैं सेकेंड ईयर कंप्लीट किया तो फिर मैंने कैलीग्राफी के कोर्सेज़ वगैरह किए कुछ। उसके बाद जो है वो मेरा डिजिटल और विजुअल जो है स्टडीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई मैं, कि अब मैं अपनी कैलीग्राफी को इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकती हूँ। तो ये चीज़ सीखने के लिए जो है वो सबसे बेहतरीन फील्ड यही लगी मुझे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो यहाँ पर आना इस तरह हुआ कि आवाज़ इंस्टीट्यूट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे गूगल पर नज़र आया सर्च करते हुए कि ये काफ़ी अच्छा नंबर 1 पे आ रहा था। जी, नंबर 1 पे आ रहा था, तो इस वजह से बस यहाँ पे चली आई एडमिशन लेकर।
फ्यूचर में गोल्स क्या हैं आपके? यही गोल्स है कि इंशाल्लाह यहाँ से 4 इयर्स कंप्लीट करने के बाद किसी अच्छी जगह पर जॉब भी करेंगे, और साथ ही साथ अपने कैलीग्राफी जो मैंने सीखी हुई है और कुछ पुरानी जो भी मैंने आर्ट्स की फील्ड में जितने भी सारे कोर्सेज किए हैं उन सबको जो है वो मैं क्रिएटिवली इस चीज़ में इस्तेमाल कर सकती हूँ कि विजुअली अपनी आर्ट्स को प्रेजेंट करने का एक बहुत बेहतरीन जो है वो काम मुझे आ जाएगा, तो फिर मैं उस चीज़ को भी आगे ले जाना चाहती हूँ अपना। एम्स में आने से पहले एक आपका भी एम होगा, एम ऑफ लाइफ सेट होगा, तो वो क्या है? बस यही ज़िंदगी का मकसद यही होता है इंसान का कि जितनी कामयाबी है हमें हर चीज़ में मिल सके, हम उसमें आगे बढ़ते जाएं। जो हमारे गोल्स होते हैं, जो छोटी छोटी जो है वो पेशेंस होते हैं, ये असल में मेरी हॉबी है। और मैं किसी और फील्ड की तरफ इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे लगा था कि अगर मैं यहाँ आकर काम करूँगी तो जितना भी मुश्किल काम होगा मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ की तरफ है तो मैं अच्छे से कर लूँगी, और वही हो रहा है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर हर चीज़ एक्सप्लोर करने में और हर काम करने में। ओके इफ्रा, ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, आप और आगे जाएँ। और फिज़ा, आप बताएं कि आपका ये एम्स में सफ़र कैसा गुजर रहा है? यकीनन आपका पहला ये फर्स्ट सेमेस्टर है, तो इसमें क्या आपने एक्सप्लोर किया अपने डिपार्टमेंट को लेकर, अपनी जो आपकी फील्ड है उसको लेकर? एक्सप्लोर तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सफ़र गुजर रहा है अब तक। तो एक्सप्लोर बहुत कुछ किया है हमने पहली मरतबा वुड पे इतना डिटेलिंग काम किया है, हमने फर्स्ट टाइम इतनी डिटेल से पैकेजिंग वगैरह पढ़ी, क्ले से काम किया है हमने मास्क बनाए, हैंड मास्क बनाए, हमने इतना सब कुछ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने किया है। अच्छा गुजर रहा है ये सब कुछ। तो फ्यूचर में क्या प्लान है आपकी 4 साल डिग्री के बाद? जैसे इन्होंने बताया, अब आपके क्या प्लान है 4 साल डिग्री के लिए? 4 साल के बाद यहाँ से डिग्री कंप्लीट करने के बाद मेरा प्लान है बाहर जाने का, बाहर जाके ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड को शुरू करने का। बेहतरीन, माशाल्लाह। और फिज़ा, अभी रिसेंटली आप लोग का ट्रिप हुआ है हाल में, तो वहाँ पे जब आप विजिट पे गए तो वहाँ की कोई एक ऐसी याद होगी जो आपको ज़हन नशीं हो या मेमोरी जो हो आपको याद हो, तो वो हमसे शेयर करें। वहाँ पे ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत इंटरेस्टिंग थी, रिक्शा हो गया, हाला का हो गया, या हाला का बाजार हो गया, लेकिन वहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया पॉटरी वर्क में। मुझे ये बहुत पसंद आया पॉटरी वर्क, वहाँ पे मैंने किया भी जी, तो मुझे वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। और वहाँ पे अजरक बनते का जो हमने प्रोसेस देखा वो सबसे ज़्यादा अच्छा था। इफ्रा, मेरा आपसे सवाल है कि अभी हाल में जो है आपका रिसेंटली ट्रिप जो हुआ है, तो वहाँ पे कोई एक मेमोरी हो वो जो आपको याद रहे, जैसे कि मैंने फिज़ा से पूछा है तो आप भी हमसे ज़रा शेयर कीजिए। असल में मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो सिंधी कल्चर है, मैं सिंधी हूँ, तो मैं बचपन से अजरक पहनती भी आ रही हूँ और अजरक देखती भी आ रही हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैं हाला भी बहुत दफ़ा जा चुकी हूँ, लेकिन इस दफ़ा हाला में हम उस जगह पर गए जहाँ पर अजरक जो है वो बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से तैयार की जाती है, कि उसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ों की मिलावट नहीं की जाती। वो जो कलर्स बना रहे होते हैं वो भी वो खुद तैयार कर रहे होते हैं, जो ब्लू कलर होता है, जो रेड कलर होता है, वो सारी चीज़ें वो खुद तैयार कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो है वो जिस चीज़ से कलर को कपड़े पर बाइंड कर रहे होते हैं वो बाइंडर भी वो नेचुरल चीज़ों से बना रहे होते हैं। तो ये चीज़ मुझे पहली दफ़ा पता चली थी वहाँ जाकर, और मैंने वो चीज़ देखी और ब्लॉक प्रिंटिंग वगैरह देखी, उसमें जो बाइंडर जिस तरह से उन्होंने हमें सबको समझाया कि बाइंडर किस तरह बनता है, किस तरह नेचुरल चीज़ों से बाइंडर क्रिएट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहली दफ़ा सीखी थी, तो मुझे वो बहुत फैसिनेट किया उस चीज़ ने कि ये लोग हर चीज़ बिल्कुल नेचुरल रखते हुए आ रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से अजरक तैयार हो रही है। इफ्रा, अजरक में जो आपने बताया कि स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, तो वो आपने क्या क्या देखते हैं? उसका एक पैटर्न बताएं। मतलब जो बाइंडर होता है ना वो असल में मीथेन से तैयार किया गया होता है, ठीक है, जो गोबर होता है उससे तैयार किया होता है। और इसके अलावा जो कलर्स होते हैं ना वो नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, जो फ्रूट्स होते हैं उनके कलर्स होते हैं, और कुछ जंग लगी हुई चीज़, रेड कलर जो होता है ना वो जैसे जंग लगा हुआ था ना जी, उससे वो बनाते हैं रेड कलर, और वो बहुत प्यारा कलर आ रहा होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बहुत प्यारा कलर आता है, और सारी चीज़ें नेचुरली जारी होती है उसके अंदर। और जो वो डिटेल वर्क होता है ना उसके अंदर वो ब्लॉक प्रिंटिंग के ज़रिए करते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिटेल उसमें होती नज़र आ रही होती है, शेप्स जो होती हैं उनकी, पैटर्न्स जो होते हैं वो सारे जो है वो ब्लॉक प्रिंटिंग के ज़रिए पहले वो बाइंडर लगाते हैं और उसके ऊपर फिर जो है वो डाई करके कलर उसके ऊपर चढ़ाते हैं। तो इस तरीके से अजरक तैयार होकर हमारे सामने। सही, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह आप तो कामयाब कामरान करें, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, आज की जो यौम पाकिस्तान के हवाले से हमारी नशियात थी वो आज यही थी, और उम्मीद करते हैं कि जो हमने सीखने को यहाँ पर मिला हमारे असातिज़ा इकराम से, और ये जो आवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट साइंसेस के तलबा तालबात हैं, इन्होंने अपना जिस तरीके से अपना एक्सपीरियंस इस इदारे के बारे में बताया, तो उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह ये मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, हम सब मुस्तकबिल है पाकिस्तान को, इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान का नाम आलम दुनिया में हम इंशाल्लाह रोशन जरूर करेंगे। इस अपनेपन के साथ हमें दीजिए इजाज़त कि ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।